नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज बुलाते हैं ताकि आपकी मदद कर सकें आपके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। यानी अगर आपका कोई भी गोल है, कोई विजन है, कोई कंफ्यूजन है पोर्टफोलियो रिलेटेड, तो सब वो इस शो में हम शामिल करते हैं। आपकी सभी क्वेरीज को इस शो में हम पार्टिसिपेट करते हैं। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। और सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। योर मनी @nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #आस्कआवाज़ योर मनी लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। तो ये है इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका। इसके अलावा आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ हमारे साथ विकासपुरी मौजूद हैं जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। और साथ ही साथ उनसे हम ये भी समझेंगे कि टैक्स सेविंग के क्या क्या ऑप्शंस फिलहाल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से हमारे पास या फिर सभी व्यूअर्स के पास बने हुए हैं। तो कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और वेस्ट जोन के हेड विकासपुरी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास जी नमस्कार। तो अगर हम टैक्स सेविंग की बात करें तो आजकल के दौर में पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना सबसे मुश्किल टास्क है। वहीं जब इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो पैसे बचाने का मामला और ज्यादा गड़बड़ जाता है। ITR फाइल करते समय हर कोई हमेशा टैक्स बचाने के रास्ते तलाश करता है। तो आज कई ऐसी स्कीम्स के बारे में हम बातचीत करेंगे जिससे निवेश करके ना सिर्फ व्यूअर्स को शानदार रिटर्न मिलेगा बल्कि टैक्स में छूट का लाभ भी मिलेगा। तो बताइए विकास जी, टॉप 7 इनकम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं? धन्यवाद दीपाली जी अपने शो में बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए दीपाली, 10-11 दिन तो जनवरी 2024 के हो गए और अब हमारे पास में लगभग 80 दिन की एक विंडो बची है कि जब आपको टैक्स सेविंग का जो भी आपका गैप है उसको फुलफिल करना है आपने। और टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा जो प्रचलन में आते हैं तो आपका जैसे ELSS फंड हो गया, विच इज कॉल्ड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। म्यूचुअल फंड रूट से ये आता है। इसमें 3 साल का लॉक इन रहता है और ये ATC के अंडर आता है। अब ATC की जो लिमिट होती है वो 1.5 लाख की होती है। उसके अंडर में आपका ELSS म्यूचुअल फंड हो गया या PPF जो लोग करते हैं वो ATC के अंडर में आता है। लाइफ इंश्योरेंस जो प्रीमियम लोग भरते हैं वो ATC के अंडर आता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया और उसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई। ये भी ATC के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा एक NPS होता है, नेशनल पेंशन स्कीम। वो भी टैक्स सेविंग में अदर देन 1.5 लाख जो ATC है ओवर एंड अबव उसका बेनिफिट होता है। ATCCD बोलते हैं उसको। और उसके अलावा जो एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो लोग लेते हैं तो 80D का बेनिफिट मिलता है। ये और इन टर्म्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स अगर कोई 5 साल की FD रखता है तो भी ATC का बेनिफिट मिलता है। तो कुल मिला के 1.5 लाख की जो लिमिट है जिसमें आप या तो कॉम्बिनेशन में कर लीजिए, लाइक म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं और PPF, या कोई दो का कॉम्बिनेशन या किसी एक पे आप 1.5 लाख तक कर सकते हैं। तो ये आपको टैक्स की छूट मिल जाती है इसमें। अब क्योंकि जैसा मैंने बोला कि 70-80 दिन रह गए हैं और लास्ट मोमेंट पे फिर वो मिस होने से अच्छा है कि ये अभी एक अच्छी विंडो है आपके पास कि आप कोई सा भी अपना जो टैक्स सेविंग कंसल्टेंट है उनसे जब पूछते हैं कि मेरी कितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो उसको देखते हुए आपका कितना गैप है आप कर सकते हैं। तो ये अभी जल्द से जल्द कर देना चाहिए। ओके तो अगर हम ELSS स्कीम्स की बात करें, हालांकि आपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की भी बात की है, फिर चाहे वो PPF हो, NPS हो, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे प्लान्स ही क्यों ना हो, बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते भी हैं इन प्लान्स में इन्वेस्ट। लेकिन अगर ELSS, क्योंकि कई क्वेरीज हमें ELSS को लेकर भी आती हैं, तो ELSS को एज टैक्स इंस्ट्रूमेंट शामिल करना पोर्टफोलियो में कितना सही डिसीजन हो सकता है, या फिर बाकी ट्रेडिशनल टूल्स के साथ जाएं, म्यूचुअल फंड को टैक्स सेविंग से दूर रखें? आपका सजेशन क्या है? और अगर ELSS स्कीम्स लेते भी हैं तो कुछ नेम्स अगर आप सजेस्ट कर सके। दीपाली, अकॉर्डिंग टू मी ELSS इज वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग टूल है। बिकॉज ये आपका एक तो 3 साल के लॉक इन के बाद में आप फ्री है कि आप उस फंड को लेके जाएंगे, बट आप ट्रैक हिस्ट्री देखेंगे तो ELSS फंड का 15 to 17% का एनुअलाइज रिटर्न आता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। अगर आप देखेंगे रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ELSS किसी भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे बढ़िया है। टैक्स पोस्ट टैक्स जो रिटर्न होती है, जैसे आपकी रिटर्न आ गई उसमें भी जो टैक्सेशन है वो 10% की है, कैपिटल गेन टैक्स जिसको हम बोलते हैं। तो वहां पे भी इसका टैक्स लायबिलिटी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आफ्टर 3 इयर्स लिक्विडिटी है, अगर निकालना चाहते हैं निकालिए, नहीं तो बने रहेंगे तो भी आपका रिटर्न बनता रहेगा। सो म्यूचुअल फंड रूट से जो ELSS है वो वन ऑफ द बेस्ट टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है।
अगर आप कुछ ऑप्शंस की बात करते हैं तो एसबीआई का टैक्स सेवर हो गया, कोटक का टैक्स सेवर हो गया, या आईसीआईसीआई। सो सभी सभी जो फंड हाउसेज है, एचडीएफसी, इन सबके पास में टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जिसको ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम की कैटेगरी होती है, उसके अंडर में ये आते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली एक टर्म प्लान लेना जरूरी है, लाइफ को कवर करना जरूरी है। वो टर्म प्लान लेने के बाद में जितना अमाउंट बचता है, तो 1.5 लाख तक का जो है आप ईएलएसएस ले लीजिए। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है ईएलएसएस स्कीम्स के बारे में। क्विकली एक बार एनपीएस के बारे में और डिटेल ले लेते हैं और उसके बाद क्वेरीज की तरफ बढ़ेंगे। एक ईएलएसएस के बारे में भी, ईएलएसएस के बाद एनपीएस के बारे में भी बताइए विरल जी, कि अगर कोई एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहता है या इन्वेस्टेड है तो कितने इन्वेस्टमेंट पर बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ विकास जी, एनपीएस स्कीम्स के कुछ अगर इंपॉर्टेंट फीचर्स आप बता सके अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे एज अ टूल। देखिए, एनपीएस ऐसे तो अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो 50,000 तक अगर आप करते हैं तो एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है उसका। नेशनल पेंशन स्कीम बेसिकली 2 प्राइवेट और 2 गवर्नमेंट फंड मैनेजर्स हैं जो इसको रन करते हैं। सो आप उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 50,000 से अधिक भी दे सकते हैं। जनरली एनपीएस में आपको एक कॉम्बिनेशन में डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो बेस्ट होता है कि आपका आधा पैसा इक्विटीज में जाएगा, आधा आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाएगा। लॉकिंग थोड़ा इसमें ज्यादा रहता है और प्लस इसमें जो आपका पेंशन बेनिफिट्स है वो पूरे टैक्सेबल है। सो ईएलएसएस का जब हम कंपैरिजन की बात करें तो ईएलएसएस हमेशा उससे बेटर ही साउंड करता है। बट यस, इट इज अ फोर्स सेविंग, और लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा छेड़ेंगे नहीं तो यस, आपका पैसा जो है वो जमा हो जाता है, और फिर जब आप लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसमें आप 50% विड्रॉ कर लीजिए, 50 का आप एन्युटी ले सकते हैं बेस्ड ऑन योर की टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो रही है, तो कितना अमाउंट आप ले लेंगे कि आपको उतना टैक्स नहीं पड़ेगा। सो एनपीएस एडिशनल बेनिफिट है, ये तो लेना तो जरूर चाहिए, बिकॉज 50,000 का जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है उतना तो जरूर लेना चाहिए। चलिए, तो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में विकास जी ने आपको डिटेल में बताया है। अगर आप किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट सोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, बट मोटा मोटी यहाँ पर सही पहलू को टच करने की कोशिश की गई है। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे साथ मुकेश कुमार दिल्ली से कनेक्टेड है। मुकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। मेरा SIP है 40,000 का, बताइए। और मेरा स्कीम्स है HDFC लार्ज एंड मिड कैप, SBI ब्लू चिप, SBI गोल्ड फंड, SBI स्मॉल कैप, ICI मल्टी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। इसमें SBI ब्लू चिप में 8,000 है, ICI मल्टी कैप में 8,000 है, बाकी सब में 6,000 का है। प्रेजेंट वैल्यू इसकी 10 लाख की है। और मेरा जो टारगेट है मैम 5 CR का 20 इयर्स में और 2 CR का 10 इयर्स में, और फर्दर मैं 10,000 का और करना चाहता हूँ, तो इन्हीं स्कीम में करना है या कोई एडिशन करना है? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आपके लिए। 5 करोड़ का लक्ष्य है 20 साल में, 2 करोड़ का लक्ष्य है 10 साल में। फंड्स के नाम ये बता चुके हैं। 6 फंड्स हैं इनके पास, 6,000 से लेकर 8,000 की SIP इनकी चल रही है ऑलरेडी। अच्छा, कितना समय हो चुका है आपकी इस 40,000 की SIP को? कितना इकट्ठा हो चुकी है आपकी रकम अभी इस पोर्टफोलियो की? अराउंड 10 लाख के आसपास। ओके, 10 लाख के आसपास की आपकी इकट्ठा हो चुकी है रकम। 10,000 के एडिशनल SIP भी करना चाहते हैं तो टोटल SIP उस केस में विकास जी 50,000 की हो जाएगी। बताइए क्या सजेशन इनके लिए। मुकेश जी, क्योंकि आपका टारगेट बहुत अग्रेसिव है तो करंट पोर्टफोलियो में जो बाकी स्कीम्स तो सभी अच्छी हैं, और मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो आपको 14-15% की CAGR जनरेट करके दे सकता है, एक्सेप्ट फॉर जो आपका SBI गोल्ड फंड है। सो जनरली अगर आप गोल्ड का लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो 8.5-9% के आसपास का आता है। तो यदि आपकी यील्ड को आपको एनहांस करना है तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप SBI गोल्ड फंड जितना इन्वेस्ट किया उतना बने रहिए। इसको बंद करके आप मेरे एसेट मल्टी कैप फंड ले लीजिए, और जो आप एडिशनल 10,000 की बात कर रहे हैं वो आप फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है वो ऐड कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। अब जो टारगेट की बात की मुकेश जी, यदि आप 50,000 का मैं सिप लेता हूँ और आपका 10 लाख का आपने कॉर्पस बोला, अगर मैं 15% की भी रिटर्न से लेता हूँ ना, तो आपका ये जो कॉर्पस है रफली 1.8 CR बन रहा है, आपके टारगेट से थोड़ा सा पीछे छूटता हुआ। तो यदि आपको पहला टारगेट अपना अचीव करना है 2 करोड़ का, तो आपको कम से कम 58,000 की सिप करनी पड़ेगी।
और दूसरा आपने बोला कि 5 साल के बाद में आपको 20 साल के बाद में आपको 5 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। तो फिर यदि आपको दोनों टारगेट अचीव करने हैं तो आपको लगभग 90,000 का सिप करना पड़ेगा यहाँ से। और या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना सिप को अगर बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकते अभी, तो फिर भी अगर आपको ये 2 करोड़ का टारगेट प्लस आपका एडिशनल 5 करोड़ का टारगेट अगर अचीव करना है, तो आप अपना गोल पोस्ट जो है वो 20 साल के बदले 25 साल पे ले जाइए। और फिर 73,000 की अगर आप SIP करते हैं तो दोनों गोल पूरे होने के चांसेस हैं। तो थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है आपका। ये नहीं बोलूंगा कि अचीव नहीं हो सकता, बट या फिर ऐसा करिए कि आप जो भी 50,000 बोल रहे हैं, आप ईयर ऑन ईयर स्टेप अप करते रहिए, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो जितना आप इनपुट वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से आपके लिए ईजी हो जाएगा। बीच बीच में एडिशनल परचेज भी अगर इन्हीं फंड्स में आप कर सकते हैं, जब कभी विंडफॉल गेन आपको आता है, तो भी आप अपना टारगेट अचीव करने में सक्षम होंगे। ओके, चलिए, तो SBI गोल्ड फंड से निकलने की सलाह है। 2 फंड्स आपको बताए गए हैं जो आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसमें शामिल है मेरी एसेट मल्टी कैप, साथ ही फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। डेफिनेटली आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़ानी पड़ेगी। बात करते हैं प्रमोद राणा से, राजस्थान से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। प्रमोद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं एक ऑनलाइन संस्थान में एक टीचर हूँ और मेरे को समय नहीं मिल पाता, और हमें शेयर मार्केट के बारे में एक बेसिक जानकारी है और हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और हमारा 3 से 5 लाख के बीच हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं? हाँ, म्यूचुअल फंड्स में SIP भी करना चाहते हैं, या फिर हम शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, कैसे क्या करें, मतलब किस में करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए, ये हमें जानकारी चाहिए। तो प्रमोद जी, हमारा जो ये शो है इसमें हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की ज़्यादा बातचीत करते हैं, हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की बातचीत नहीं करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट आपकी ज़रूर मदद करेंगे। 1 साल के लिए ही आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 3 लाख? एक क्लैरिटी और दीजिए प्लीज। नहीं मैम, मैं और भी लंबे टाइम पीरियड के लिए कर सकता हूँ। ओके, तो 3 लाख का निवेश करना है, बताइए क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे आप विकास? मुकेश जी, यदि आपने जैसे बोला 1 साल के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की सलाह नहीं दूंगा। फिर आप एक गिल्ड फंड होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज फंड होता है, उसमें आप निवेश कर दीजिए। 1 साल में रफली 7.5% के आसपास का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यदि थोड़ा टेक्निकल बोल रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे गए तो 8 से 10% के ऊपर रिटर्न आने के चांसेस है आपके। ये बिल्कुल सेफ रहेगा, इसमें मार्केट का कोई जोखिम नहीं रहेगा। बट यदि आपके पास लॉन्ग टर्म व्यू है कि आप 3 साल या 5 साल के ऊपर रख सकते हैं, तो फिर मैं आपको 3 से 4 फंड जो सजेस्ट करूंगा, आप उसमें आप अपना SIP शुरू करिए। जैसे HSBC मल्टी कैप फंड हो गया, SBI कॉन्ट्रा फंड हो गया, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड हो गया, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया। आपके पास में अगर 3 से 5 साल के ऊपर का होराइजन है, तो फिर जो आपके पास ये 3 लाख रुपए हैं, ये आप ये 4 फंड में डिवाइड कर दीजिए, 75-75 हजार रुपए, और इन्हीं फंड्स में आप अपना SIP लगा लीजिए। फिर तो मुझे इतना लगता है कि जोखिम नहीं होगा आपका पोर्टफोलियो, बिकॉज आपके पास में 3 से 5 साल का होराइजन है। बट यदि 1 ही साल के लिए लगाना है तो फिर इक्विटीज मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर आप, जैसे मैंने बोला कि SBI का एक गिल्ड फंड है, SBI गिल्ड फंड, वो ले लीजिए। 8 से 10% की रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये होराइजन बढ़ाते हैं तो, क्योंकि जैसे इन्होंने विकास जी मेंशन किया कि टाइम बढ़ा सकते हैं, टाइम बढ़ाने की प्रॉब्लम नहीं है जी। तो उसके हिसाब से फिर मैंने इनको जो 4 इक्विटी फंड्स दिए हैं, उसमें आप लमसम में ये 4 फंड में लगा के और उसी में ही SIP कर दीजिए। तो यदि बाजार गिरता भी है तो आपके यूनिट्स ऐड होते रहेंगे, तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग जो होती है उसका बेनिफिट मिलेगा। तो फिर आप अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। बट आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 3 साल के ऊपर ही अपना ये निवेश बना के रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये सलाह दी गई है आपके पोर्टफोलियो को लेकर। साल भर का नजरिया है तो SBI गिल्ड फंड में आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप बाकी फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं उनमें आप पैसे डाल सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन करेंगे शामिल। आप देखते रहिए मनी, और हमारे साथ विकास पुरी मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करेंगे अगले कॉलर से। हमारे साथ करण मौजूद हैं, वो अपना सवाल पूछने के लिए हिमाचल प्रदेश से। करण नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। मैडम, मैं 40,000 SIP करना चाहता हूँ और मेरे पास कुछ लमसम का अमाउंट भी है, यानी 10 लाख के अराउंड। और मैडम मैं 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट देख रहा हूँ मैडम।
ठीक है, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो विकास जी इनको क्रिएट करना है। 1 करोड़ का टारगेट 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स के लिए 10 लाख लमसम भी डालने हो, 40,000 रुपये महीने की SIP भी करनी है। बताइए इनके लक्ष्य पर क्या सलाह होगी आपकी, और पोर्टफोलियो लमसम प्लस SIP के लिए कैसे क्रिएट करें, बताइए। करण जी, क्योंकि आपका 10 साल का टाइम होराइजन है, तो आप अपना जो 10 लाख है वो 2.5 लाख लमसम इन्वेस्ट करिए। जो मैं फंड्स आपको बोलूंगा, SBI कॉन्ट्रा, HSBC मल्टी कैप फंड, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, ये 4 फंड जो है यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैंने बहुत एग्रेसिव फंड्स आपको स्मॉल कैप कैटेगरी वो नहीं दी, क्योंकि मल्टी कैप से ही आपको स्मॉल कैप और मिड कैप का भी एक्सपोजर मिल जाएगा, और इन्हीं फंड्स में आप 10-10 हज़ार का SIP कर दीजिए। सो ये अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, अप्रोक्सीमेटली अगर 12% से पोर्टफोलियो अगर आपका ग्रो किया तो भी आप 1.25 करोड़ का टारगेट अचीव कर लेंगे। और अगर ये फंड्स की आप ट्रैक हिस्ट्री देखेंगे तो 12 से अधिक ही होता, तो यदि 15% के हिसाब से अगर आपका रिटर्न आया तो 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आपका बन जाएगा। सो आपका टारगेट बहुत इजीली आप अपना अचीव कर लेंगे। और यदि इंटीरियम पीरियड में आप टॉप अप करते रहेंगे इन्हीं फंड्स में, या सिर्फ बढ़ाएंगे, स्टेप अप करेंगे, तो आप एक बड़े टारगेट की भी उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो 4 फंड्स नोट कर लीजिए, SBI कॉन्ट्रा, HSBC मल्टी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज और मेरे एसेट मल्टी कैप। इन चारों ही फंड्स में 10-10 हज़ार रुपये महीने की SIP कीजिए, और जो 10 लाख आपको डालने हैं 2.5 लाख ईच आप डाल सकते हैं लमसम। आप 1 करोड़ नहीं बल्कि ज्यादा एक्यूमुलेट कर लेंगे इन 10 ईयर्स अपने इस पोर्टफोलियो से। सुहास अगले कॉलर हमारे साथ मौजूद है नागपुर से। सुहास, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी, मेरा 25,000 का मंथली SIP है, और मैं 5 करोड़ का कॉर्पस करना चाहता हूँ रिटायरमेंट तक। हेलो, हाँ, तो मैंने व्हाट्सएप पे मेरा पोर्टफोलियो भेजा था, तो क्या ये पोर्टफोलियो सही है या मुझे कुछ चेंज करना है? तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 7,000 रुपये महीना, आदित्य बिरला इक्विटी एडवांटेज फंड में 5,000 रुपये महीना, क्वांट स्मॉल कैप DST मिड कैप पे 5,000 ईच, और एक्सिस के LSS टैक्स सेवर में 3,000 ईच। ये तो रहा इनका पर मंथ वाला पोर्टफोलियो, जिसमें 25,000 रुपये डाल रहे हैं विकास जी। 1 लाख इन्होंने डाले हुए हैं लमसम एडवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में। 16 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 25,000 की SIP है। 16 साल में 44 ईयर्स इनकी एज है, 16 ईयर्स में एट द एज ऑफ 60 5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। बताइए सुहास जी, स्लाइटली आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो, बिकॉज उसमें मिड कैप फंड है और आपका स्मॉल कैप फंड भी है इसमें। फिर मल्टी कैप में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी स्मॉल कैप फंड और मिड कैप का एक्सपोजर है। बट क्योंकि आपका समय जो टाइम होराइजन आपने बोला कि 16 साल का है, तो इसके लिए मैं आपको फंड्स में कोई चेंज सजेस्ट नहीं करूंगा। आपका बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है। द ओनली थिंग इज कि आपका टारगेट बहुत एग्रेसिव है। तो यदि अगर आपको 5 करोड़ करने हैं, उसके लिए कम से कम 38,000 रुपया महीना आप करेंगे, तो ही जाके आप 5 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाएंगे। या फिर अपना जो गोल है वो अपना 16 के बदले कुछ 18 साल प्लस रखेंगे, 18 से 19 साल के आसपास रखेंगे, तो आपका लक्ष्य जो है वो पूरा होने के चांसेस हैं। और यदि बीच में आप अपना स्टेप अप कर सकते हैं, SIPs टॉप अप कर सकते हैं, तो आपके लिए और इजी रहेगा अपना टारगेट अचीव करने के लिए। बट 25,000 रुपये अगर आप करते हैं, तो आपका फिर जो कॉर्पस है वो 3.5 से 3.8 करोड़ के आसपास के ही बनेगा, तो आप अपने टारगेट से शॉर्ट हो जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। अब पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स। बताइए कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं विकास जी? सो दीपाली, जो मैं इस पूरे शो में बोलता आया हूँ, 4 फंड्स, HSBC मल्टी कैप फंड, मेरे एसेट मल्टी कैप फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड एंड फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड। ये 4 फंड से अपने पोर्टफोलियो की शुरुआत करिए। बहुत ही बैलेंस पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ आपको हर तरह का स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा, और मल्टी कैप अप्रोच है, मच सेफर करंट सिनेरियो को देखते हुए। तो इन 4 फंड से शुरुआत की जा सकती है। ओके, HSBC मल्टी कैप, SBI कॉन्ट्रा, मेरे एसेट मल्टी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज, इन 4 फंड्स को नोट कर लीजिए। इनमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अगर नया पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हैं। शुक्रिया विकास जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज़ पर। और CNBC आवाज़ से जुड़े रहने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के जरिए। नमस्कार।